नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। जो डर संजय राउत को लेकर था, आज वो सामने आ गया। जो डर संजय राउत को पहले से ही सता रहा था, वो आज उनके साथ हो गया। अब महाराष्ट्र में क्या होगा, किसी को पता नहीं। संजय राउत गिरफ्तार होंगे, किसी को पता नहीं। संजय राउत के पीछे कौन कौन लोग लगे हुए हैं, किसी को पता नहीं। फिर भी इसके बावजूद संजय राउत के उनके सर पर जो है खतरा मंडरा रहा है। क्या हुआ है संजय राउत के साथ? अब संजय राउत का क्या होगा? संजय राउत का आखिर दुश्मन कौन है? संजय राउत ने क्या ऐसी गलती किया जिसका आज खमियाजा वो भुगत रहे हैं? ये तमाम सवालों का जवाब आज आपको हम इस वीडियो में बताएंगे और सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति में संजय राउत आखिर खतरे की निशानी पर सबसे आगे क्यों आ गए हैं। जी हाँ दर्शकों, सबसे पहले शुरुआत तो यहीं से करेंगे कि दरअसल संजय राउत को जो है ईडी का समन आया है। कल उनकी पेशी होनी है, कल उनसे पूछताछ होगी जमीन घोटाले को लेकर। एक तो ये आप समझ गए, ये आज की खबर है। अब क्या वो गिरफ्तार होंगे, ये एक बड़ा सवाल है जो आज हम आपको बताने वाला हूँ। क्या ईडी उन्हें गिरफ्तार करेगी? आज पूरे ईडी का कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, हम लोग समझने वाले हैं कि ईडी को लेकर लोगों के मन में कितना विश्वास है। क्या ईडी, सीबीआई, जांच एजेंसियां क्या वाकई में ईमानदारी से काम करती है? अगर करती है तो फिर उन पर सवाल क्यों उठते हैं? इन तमाम सवालों का हम लोग वाकया करेंगे। लेकिन इससे पहले ये तो समझ रहे हैं कि आज संजय राउत पर जो ईडी का समन आया है, कल पेशी होने के लिए कहा गया, कल पूछताछ जो होगी, इससे पहले उन पर हुआ क्यों है? क्या लोग कह रहे हैं? संजय राउत क्या कह रहे हैं? ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसलिए चलिए पहले बताता हूँ। उन्होंने कहा साफ शब्दों में, हमने ज़मीर थोड़ी ना बेचा है, हमने ज़मीर नहीं बेचा है और नहीं हम बिकेंगे। ईडी को जो करना है कर ले, हम डरने वाले थोड़ी ना है। ईडी को जो करना है आकर कर ले। ये तो पहली बात संजय राउत का रिएक्शन है उसके बाद का। कब? जब ईडी ने उन्हें समन भेज दिया तब। यानी वो कह रहे हैं हमने ज़मीर नहीं बेचा है, ना हम झुकेंगे, ना झुके हैं, जो करना है कर लो। एक बात तो उनका ये हो गया। इससे ये साफ ज़ाहिर हो गया कि वो डरने वाले नहीं हैं। ईडी क्या करेगी, ये एक अलग सवाल है। लेकिन ये हुआ क्यों? ये तब हुआ क्योंकि जब एकनाथ शिंदे के साथ 40 प्लस विधायक उनके साथ अलग राज्यों में रवाना हो गए, जैसे कि गुवाहाटी कहा जा रहा है और सूरत कहा जा रहा है। उसके बाद से सरकार गिर जाएगी, कुर्सी खतरे में है, ये तमाम लोगों को चीज़ों को लेकर चर्चा शुरू हो गई। उसके बाद जो है हम सब देख रहे हैं कि अब एक तरफ सत्ता संभालने की बात हो रही है, कुर्सी संभालने की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ जो है आत्मसम्मान की लड़ाई शुरू हो गई है। तेरा शिवसेना, मेरा शिवसेना, तेरा बाप, मेरा बाप, ये चीज़ें जो हैं शुरू हो गई। संजय राउत खुलकर अपनी बात रखते रहे, हर नेताओं के बयानों का जवाब देते रहे और एकनाथ शिंदे को खूब लताड़ते रहे। और उसके बाद खामियाजा यही हुई कि उनको ईडी का समन आ गया। ईडी पे हम बात करें उससे पहले लोग यही मान रहे हैं कि संजय राउत पर ईडी का जो है इसीलिए कसा गया है शिकंजा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, बहुत ज़्यादा उड़ रहे थे और ज़रूरत से ज़्यादा बयान दे रहे थे। ये एक मामला हो गया जो उन पर आरोप लग रहा है, लोग मतलब इस तरह की बात कर रहे हैं। आज क्या हुई कि संजय राउत का के पुतले बनाकर एकनाथ के शिंदे के समर्थकों ने मुंबई में, महाराष्ट्र के अलग-अलग जिलों में जो है सड़कों पर आकर उनके पुतला को जला दिया, उनके पुतला में आग लगा दी, तोड़-फोड़ किया और खूब जो है नारेबाजी की। इससे पहले कल हम सब ने देखा कि उद्धव ठाकरे के समर्थक, संजय राउत के समर्थक जो हैं वो भी सड़कों पे आके एकनाथ शिंदे के पुतला को जला रहे थे। यानी दोनों में खतरनाक कॉम्पिटिशन हो रही है। इस बीच में संजय राउत ने कहा था कि सिर्फ एक चूक भर करने की देरी है, एक बात खोल दूंगा, पूरा जो है शिव सैनिक सड़कों पर आ जाएंगे। ये इस तरह की धमकी के दौर चल रहे थे। उसके बाद अचानक से बीच में आती है ईडी की एंट्री। अब ईडी को समझते हैं। देखिए ईडी दरअसल जो उन्होंने किया है वो क्या है नहीं है वो तो हम और आप जान ही रहे हैं कि ज़मीन के घोटाले का एक मामला जो है दरअसल वो वाक़ई में बहाना है। अगर होता तो इससे पहले भी टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब ईडी राहुल गांधी को समन भेजा था उन्होंने, जब अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे थे, कांग्रेसी जब प्रदर्शन कर रहे थे, कांग्रेस जो आरोप लगाए थे उस आरोप पे मैं कह रहा हूँ। क्योंकि कांग्रेस का आरोप है कि दरअसल ईडी जो है वो इशारों पे काम करती है। किसके इशारे पे? जिसकी सरकार है। सरकार किसके केंद्र में? बीजेपी की सरकार है। वो उनका ये आरोप था। वो जानबूझकर इन नेताओं को परेशान कर रही है, उनका ये आरोप था। तो और यही वजह है कि ईडी को लेकर आज लोगों के मन में जो सवाल है वो कमज़ोर हो गए हैं। लोगों के मन में जो विश्वास होना चाहिए वो दिख नहीं रहा है, जो बेहद ही चिंताजनक है। उसके बाद क्या होती है? उसके बाद होता है
हम सब ने देखा कि आजम खान जो 27 महीनों के बाद जेल से बाहर आए, उनसे भी जब पूछा गया था ईडी के लिए, तो उन्होंने भी यही कहा था कि ईडी की आज निष्पक्षता क्या है, उनकी छवि कैसी रही है, ये हम और आप जानते हैं, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है, देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। यानी कि यूं कहें कि 2014 के बाद से केंद्र एजेंसियां जिस तरह से काम कर रही हैं, जिस तरह से उन पर आरोप लगे हैं, वाकई में जनता के बीच में उनका भरोसा कम हो गया है। वहीं अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस की भी भरोसा कम हो गया, क्योंकि एक तरफा कार्रवाई और मनमानी कार्रवाई और नेताओं के इशारों पे ज़्यादा नाची है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार भी कहा था, अगर आप दर्शकों को याद हो, कि अगर पुलिस प्रशासन नेताओं के इशारे पे काम करने लगे तो फिर वो नेता हार जाएंगे जब, तो फिर दूसरे नेता कल उन पर अपने बदले क्या करेगी। इसलिए पुलिस प्रशासन अपनी निष्पक्षता से काम करे, अपनी ईमानदारी से काम करे, वो किसी के बहकावे में ना आए, नेताओं के बहकावे में तो खास करके ना। लेकिन खैर सुप्रीम कोर्ट की बात आज कौन मान रहा है, जब नवनीत राणा नहीं मानी, कंगना रनौत नहीं मानी, तो खैर नेता तो नेता ही होते हैं। इस बीच में अब क्या कल लोगों की निगाहें हैं कि क्या संजय राउत गिरफ्तार हो जाएंगे, उनसे पूछताछ होगी, क्या सबूत हैं ईडी के पास उनको गिरफ्तार करने के लिए, ये तमाम सवाल है। लेकिन जिस तरीके से उनके बयान आए वो बेहद ही चिंताजनक है। वो बयान यही है कि हम जमीर बेचने वाले नहीं, हम झुकने वाले नहीं हैं। कौन झुका रहा है? क्या वाकई में बीजेपी बदला ले पाएगी? क्योंकि जब उन्हीं पे आरोप लग रहे हैं कि उन्हीं की वजह से ईडी आज उन पर जो है शिकंजा कस रही है, तो अब ईडी का भी खेल शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब विधायक ही बिकने को तैयार है तो फिर खेल ही खत्म है ना। जनता किस बात की उम्मीद कर रहा है कि जनता को न्याय मिलेगा? महाराष्ट्र की जनता ही नहीं, पूरे देश की बात कर लीजिए। जनता नेताओं को, विधायकों को क्यों चुनती है, सांसदों को क्यों चुनती है? ताकि उनकी समस्याओं को दूर करे, उनकी मुसीबतों को दूर करे, उनके बारे में बात करे। नेता अपने आप को बिकने को तैयार हैं करोड़ों में, तो वो लोगों की समस्याओं को खाक दूर कर पाएंगे? लोगों की समस्या को क्या देख पाएंगे? तो ये तमाम चीज़ें हैं। महाराष्ट्र में अभी कांटे की कंपटीशन चल रही है, संजय राउत वर्सेस जो है एकनाथ शिंदे के बीच में। एकनाथ शिंदे के भी परिवार बीच में आ चुके हैं, जो आपको हम एक वीडियो कर बताऊंगा कि कैसे। और वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भी सोच रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया से कैसे बचा जाए। इन सब के बीच में ये चीज़ एक देखने को मिला कि डिप्टी स्पीकर ने जब जो है नोटिस भेजा था और जवाब मांगा था 27 जून को, तो एकनाथ शिंदे की गुट भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, उस पर सुनवाई हुई, 5 दिन का वक्त दिया गया है और जवाब मांगा गया है। देखना होगा कि उसमें जवाब क्या देते हैं। एकनाथ शिंदे लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो है अब नेताओं से मिल रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, और सिर्फ यही प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जीतेंगे, कैसे हारेंगे और कैसे क्या आगे की रणनीति बनाएंगे। लेकिन एक बात तो साफ जाहिर है कि महाराष्ट्र में जो हो रहा है, कोई और अगर अब उद्धव की जगह होता तो वाकई में अब तक सरकार खत्म हो जाती। ये एक उद्धव ही ठाकरे हैं जो वाकई में अब तक सरकार को बचा कर रखने में कामयाब हुए। तो ये उनकी वाकई में काबिल तारीफ है, क्योंकि जिस तरह से अचानक उनके विधायकों ने जो है बगावती तौर अपना लिया, चले गए, तो कोई और होता तो टूट जाता। लेकिन उद्धव ठाकरे, संजय राउत बरकरार रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी का समर्थन होना, एकनाथ शिंदे के बावजूद अभी तक सरकार नहीं बना पाना, इसका मतलब तो पावर है, और उसी पावर की लड़ाई अब हम सबको मुंबई में देखने को मिल रहा है। चलिए देखते हैं कि कल ईडी आखिर संजय राउत को लेकर क्या कुछ करती है, क्या पूछताछ करती है। आज के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें स्पेन आई न्यूज़। नमस्कार।